मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इसका मतलब क्या है? इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस कैन बी द नल मैट्रिक्स while neither of them is the null matrix। और इस ए का इस null matrix में मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, ये डिपेंड करेगा इसके ऑर्डर पर। उसका जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर ए भी जीरो है तो बी ए भी जीरो हो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज का अपना लेक्चर मैट्रिक्स की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि हम अपने क्वेश्चन वाले लेक्चर में जब आपको पढ़ा रहे थे तब लास्ट में बताया था कि आप लोगों के लिए अगला लेक्चर होने वाला, वो एक गिफ्ट होने वाला, तो वो गिफ्ट आपके लिए यही है। ठीक है, इसमें ये गिफ्ट के तौर पे क्यों है? क्योंकि इसमें हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड हो सकता है और एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। ठीक है, और आपके लिए एक बेसिक जो माइंडसेट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो भी इससे सेटअप हो सकता है और 2 से 3 नई चीजें भी आप इसमें जानोगे, है ना। तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में लाइन बाय लाइन जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसमें से इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है और नहीं भी। ठीक है, यानी कि जब आपको क्वेश्चन कराया जा रहा था इसके बारे में बताया गया था क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। ठीक है, इन जनरल। अब ये क्यों लिखा गया है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए बी होगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल नहीं होगा बी ए के। यानी कि कुछ ही केसेस होंगे जिनमें वो ए बी इज इक्वल बी ए होगा, हमेशा ये इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो छोटे से एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 4, 3 और 5। ठीक है, ये एक हमारे पास रो मैट्रिक्स है और हम यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे 1, 5 और 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये 2 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये हमारे पास ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या है? ये 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है और ये क्या है? 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ना। 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 जब इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी कि जब ए इंटू बी निकालोगे तब क्या आएगा? जब हम ए बी फाइंड करेंगे, है ना, जब ए बी फाइंड करेंगे तो देखो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1 है ना। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो 1 और 1 बच रहा है ना, यानी कि जो ए बी आने वाला है वो उसका क्या ऑर्डर होगा? वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब अगर हम बी ए फाइंड करेंगे तब क्या होगा? जब हम बी ए फाइंड करेंगे, बी ए का मतलब बी आगे ए पीछे। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा? प्री मल्टीप्लायर और ए क्या हो जाएगा? पोस्ट मल्टीप्लायर। तब क्या होगा? तब ये 3 क्रॉस 1 आगे आ जाएगा और ये 1 क्रॉस 3 पीछे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी कि अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी? वो बनेगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो जो बी ए आएगा वो क्या होगा? वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक, जब दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें आप ए बी और बी ए को इक्वल नहीं देखोगे, है ना। यानी कि ए बी का वैल्यू अलग होगा और बी ए का वैल्यू अलग होगा। कुछ केसेस होंगे जिनमें सेम होगा, उनके लिए नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, जनरली क्या होता है? ये इक्वल नहीं होते। कुछ केसेस होते हैं जिनमें इक्वल हो सकता है, वो स्पेसिफिक कुछ मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। किसकी? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी की क्या होता है? ये इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये तो हो गया पहली और छोटा सा एग्जांपल भी आपको समझा दिया गया कि इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या? कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी है, देखो मैट्रिक्स में आप लोग को ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। ऑर्डर से ही रिलेटेड है पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ऑर्डर से अगर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो आप कहीं पर भी गलती नहीं करोगे, है ना। कहीं भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें आपको गलती करते नहीं बनेगा। मान लो अगर गलती कर भी रहे हो, अगर ऑर्डर का आपने ध्यान रखा है तो आपका जो सम गलत भी हो रहा होगा वो भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है?
सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव तो होता है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता है जनरली, लेकिन एसोसिएटिव भी होता है। कब होता है, जब, ठीक है, ये एसोसिएटिव होगा इफ। अब एसोसिएटिव होगा तो यार जाहिर सी बात है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो तीन मैट्रिक्स के लिए होती है। किसके लिए होती है, तीन के लिए। फॉर एग्जांपल इसके प्रॉपर्टी को लिखा कैसे जाता है, इसकी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है a इंटू बी, और इसका मल्टीप्लाई बाद में c से कराया जाता है, ठीक है। और ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है a इंटू बी सी के, ठीक है। इस जो ब्रैकेट में रखा गया उसका मल्टीप्लिकेशन पहले और उसका बाद में होता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कब होती है, ये प्रॉपर्टी कब आती है, इसका मतलब क्या है, इफ a b एंड c, ठीक है। यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज ये एसोसिएटिव नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जान रहे हो तो इनके ऑर्डर को जरूर समझना, ठीक है। क्या बताया गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ मतलब जब a b एंड c, ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, आर दी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब देखो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मान लो अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, देन बी का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p होगा, और c का ऑर्डर क्या होगा, c का ऑर्डर होगा p क्रॉस r, है ना। तीनों का जो ऑर्डर है वो एक रिस्पेक्टिवली फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे लिखो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये इनके ऑर्डर होंगे तभी ये प्रॉपर्टी जो है अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो जब कभी भी मान लो a और b का मल्टीप्लाई कराया जाएगा, है ना, जब a और b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहे हैं, है ना। और जब कभी भी b और c का मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आने चाहिए, है ना, ये आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये वाली, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी सी, ठीक है। ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में ना आए, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में ए बी और सी की जगह पे तीन अलग अलग मैट्रिक्स दे दी जाए और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ही दे दिया जाए, है ना। तो आप ये कैसे कर पाओगे, इनके ऑर्डर आप यहाँ से मैच कर लोगे। अगर ये ऑर्डर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ज्यादातर प्रूविंग में आएंगे। प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो आप आराम से इसके ऑर्डर को आपस में समझ करके बता सकते हो। अगर इसके ऑर्डर इस फॉर्म में है कि पहले वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और फिर बाद वाले के नंबर ऑफ कॉलम उसके बाद वाले नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी होगी। पहली थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव इन जनरल, और दूसरी क्या है, ये हमारे पास वो कॉम्पिटिटिव वाली थी और ये क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब हम आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। पहली और दूसरी समझ में आ गई है, दूसरी वाली में अगर डाउट है कुछ भी तो जरूर बताना, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से एक लेक्चर भी बनाया जाएगा छोटा सा, जिसमें इसके प्रॉपर्टी को एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर छोटा सा बनाया जाएगा जिसमें आप इसको पूरा समझ पाओ, क्योंकि प्रॉपर्टीज के लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टीज अभी और भी है, लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल और एसोसिएटिव होती है, ठीक है। ज्यादातर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एसोसिएटिव ही मिलेंगी। अगर कभी भी तीन मैट्रिक्स आपको दी जा रही है और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा तो ज्यादातर आपको एसोसिएटिव मिलेंगे, है ना। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्या, अब ये होती है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है, जिस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है जैसे अगर यहाँ पर बाहर x है, अंदर x प्लस 4 लिखा है, तो आप इस x का मल्टीप्लाई अंदर कराते थे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x आता था, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर। उस तरीके से मैट्रिक्स भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। उस तरीके से क्या होता है, मैट्रिक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो मैट्रिक्स अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है
तो उसमें भी प्रॉपर्टीज का खेल है। कैसे देखो, अगर हमारे पास ये ए और बी प्लस सी, ये तीन मैट्रिक्स है, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इफ ए बी एंड सी, ठीक है। ये तीन मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर में क्या होना चाहिए वो हम बाद में बताएंगे, पहले ये जान लो कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अगर ये ए है तो इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ कराओगे तो ये क्या होगा, ए बी आएगा। इसको गलती से भी कभी बी ए मत लिखना, ठीक है। बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज हो जाएगी, ये मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पर जब ए का बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी प्लस ए का सी से कराओगे तो ये ए और सी हो जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स। इफ का मतलब क्या है कि इनके ऑर्डर जो है इस फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। ए बी एंड सी आर दी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, ऑर्डर क्या हो सकते हैं, देखो m क्रॉस n, ठीक है। ये होगा पहला वाला, दूसरा n क्रॉस p और तीसरा भी n क्रॉस p, ठीक है। ये दूसरा और तीसरा दोनों के ऑर्डर सेम क्यों है, देखो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो दिया गया है ना वो दोनों मैट्रिक्स में आना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, b प्लस सी, ठीक है। इसका ऑर्डर अलग है क्योंकि ये a है, लेकिन b और c क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है ना। और मैट्रिक्स एडिशन जब भी होगा, तो जब एडिशन आपको बताया तो उसमें बताया होगा कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी इनका एडिशन पॉसिबल है ना। और जब एडिशन हो जाएगा तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि इनको एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो n क्रॉस p ऑर्डर की बनेगी, है ना। और पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या m क्रॉस n है, m क्रॉस n। तो जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, तभी तो हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तभी तो हम इसको a इंटू बी सी, बी प्लस सी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना। जब इसका मल्टीप्लाई बी से कराएंगे, जब a का मल्टीप्लाई b से कराएंगे तो a क्या है, a है m क्रॉस n ऑर्डर की और b क्या है, n क्रॉस p ऑर्डर की। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। और यहाँ पे आओ, ये है m क्रॉस, यहाँ पर क्या है m क्रॉस n ऑर्डर है और c का ऑर्डर क्या है, c का ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस p है, ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर आपको इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि कहीं भी आपको क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब देखो, अगर इसी चीज को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, क्या, अगर यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी को इसी में कुछ और अलग से लिखते, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दे a प्लस बी और यहाँ पे लिख दे c, ठीक है। मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, लेकिन इसके लिए लिख के दिखाओ, ठीक है। जब इसके लिए लिखोगे तो क्या होगा, इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर चेंज कैसे हो जाएंगे वो देखना यहाँ पे ध्यान से। अब देखो यहाँ पर ए बी इन दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सी का ऑर्डर अलग होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पहले ये देख लो, जब सी का मल्टीप्लाई ए में कराओगे तो ये हो जाएगा ए सी और सी का मल्टीप्लाई बी में कराओगे तो ये हो जाएगा डी सी, हो जाएगा, है ना। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ए और बी दोनों के ऑर्डर होने चाहिए सेम। तो चाहो तो इसका ए बी और ये सी है, इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n होगा। और लास्ट में जो c आया है उसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस p होगा, n क्रॉस p। n जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है, और इसका नंबर ऑफ कॉलम जब इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, है ना। इसलिए इसको ध्यान रखना कि ऑर्डर आपको जिस तरीके से बताए जा रहे हैं उस तरीके से ऑर्डर जरूर से ध्यान रखना कि क्या है इसका खेल, ठीक है। हो सकता है कि आपके 12th में ये काम ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, क्योंकि आप सारे क्लासों के जितने भी सम्स है वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होने लगे हैं, इसलिए हो सकता है ऑर्डर पेयर पे भी क्वेश्चन आने लगे हों आप लोगों के में, ठीक है। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन हो सकता है आपके में आने लगे। तो 12th में अगर काम नहीं भी आएगा, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपके काम जरूर आने वाली है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और ओवर मैट्रिक्स, और इसके बारे में आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो इनके ऑर्डर किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। पहले का ऑर्डर अलग, बाकी दोनों के सेम। इसमें इन दोनों के जो एडिशन में होंगे यार, जो दोनों ब्रैकेट के अंदर होंगे और उनको ऐड किया जा रहा होगा,
उनके ऑर्डर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं है और मान लो आपसे कहीं भी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ गया या फिर ब्लैंक की फॉर्म में आ गया, तो आप इसको हिंट कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वैसे आपके में क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे लेक्चर नंबर 6 में हमने क्वेश्चन कराया हुआ है इसके ऊपर, है ना। 3 मैट्रिक्स थे हमारे पास, तीनों के मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लिकेशन कराया था और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ज्यादा आपके में आपके जो बोर्ड एग्जाम है या फिर 12th क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस टाइप से कुछ नहीं आने वाला, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी बतानी थी सारे लेक्चर में, इसलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई है। अब आते हैं 4th में, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हो जो आप लोगों के में काफी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है ये वाली प्रॉपर्टी जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर क्या है, अब ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें क्या है, इफ, यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रहे हैं हम, इफ ए इज एन M क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास A एक M क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन ठीक है, I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और A हमारे पास क्या होता है? A हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। और एक बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना। तो अगर हम ये M क्रॉस n ऑर्डर की है ना, ठीक है, अगर एक M ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, या फिर A में एक N ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। या देखो, इसका मतलब क्या है, अगर हम एक M ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस A में करते हैं या फिर A का मल्टीप्लाई N ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराते हैं, दोनों ही फॉर्म में हमारे पास जो आने वाला है वो A ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? वो A ही आने वाला है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो A का ही आएगा, ठीक। यहाँ पर जो ये IM है और यहाँ पर जो ये IN है, वो क्या है? वो इस मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, कैसे होगा ये जान लो पहले। अब देखो, यहाँ पे IM है, AM क्रॉस n है। अगर हम आपको एक छोटा सा यहाँ पर देते हैं 2 4 5 1 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, है ना। यहाँ पर ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसके लिए एक ऐसा आइडेंटिटी हमको बताना है जिसका इससे मल्टीप्लाई करा सके, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई इसमें कराने पे इसका वैल्यू चेंज ना हो, है ना, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है आपको 2, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? वो हमारे पास होगा I2 का मतलब क्या होता है? एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कराओगे तो इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा और ये जो है इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। देखो, अभी हम किस फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो इसको करके देखो क्या A आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये अगर हमारे लिए ये A है तो क्या इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो करके, इसकी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कराओ 2 का इसमें, और ये 0 तो ये 2 हो जाएगा। अब इसका इसमें कराओ तो 2 का 0 में 0, 4 का 1 में 4, ठीक है। अब इसका इसमें कराओ 5 का 1 में 5, 4 का 1 का इसमें 0 हो जाएगा। फिर 5 का 0 में कराओ 0, 1 का 1 में 1 आएगा, है ना। अब इसके बाद अदर 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 करो 0 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 करो 0, 3 का 1 में 3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जो हमारे पास यहाँ दिया था वही है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिलेगी, ठीक है। अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसी के
ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या वो आएगा, है ना। ये भी जान लो। मान लो अगर ये 3 ऑर्डर का है और इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो भी सेम होनी चाहिए। मान लो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 3 ऑर्डर वाली, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। और यहाँ पर ए एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें क्या है, नंबर ऑफ रो 3 है। क्यों? क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर हम एक ये लेते हैं, ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, है ना। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये I3 है और ये एक मैट्रिक्स ए है जो एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद में आना यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बताएगा ना प्रॉपर्टी तो इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने इसको तो बता दिया सॉल्व करके, अगर ए में उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके अगर हम ये इसी को ले आए, इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या एकदम करेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई ए, इसका मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो यही होना चाहिए। अगर यही है इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। देखो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कराना तो आ ही गया है ना, इसलिए ज़्यादा इसको मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं। जल्दी करते हैं सॉल्व, देखो क्या आने वाला है। इसकी फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 1 का 1 में 1, बाकी दोनों 0 तो बाकी दोनों 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, अब इसका मल्टीप्लाई आगे कराओ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और बाकी दोनों 0 तो बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। आगे आओ, यहाँ पर आओ, अब ये 0 1 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे 2 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे 0, कोई मतलब नहीं लिखने का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आगे वाले में कराओ, यानी कि सेकंड वाले कॉलम में, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 1, और 0 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे 0, कोई मतलब नहीं है, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, थर्ड कॉलम का डबल 0 है, ये 0 ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और ये बताओ, अब हमने मल्टीप्लाई तो पूरा करा लिया, ठीक है। हमारे पास ए क्या था, 1 2 4 1 2 4 2 1 5 2 1 5, तो क्या ये ए है, क्या ये ए है? बिल्कुल हाँ, ये ए ही है ना। हमने क्या किया, एक I3 का मल्टीप्लाई हमने A3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से कराया, तब भी क्या आया, ए ही आया, है ना। और इसके पहले क्या कराया था, एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने ए ली थी, एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, उसका मल्टीप्लाई I2 से कराया था, तब भी हमारे पास क्या आया था, तब भी हमारे पास ए ही आया था, है ना। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सेम ए आया है, वो भी किसका, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमने ए लिया हुआ था, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसकी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा, हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है, ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई दिखेगी, इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, क्या, IM इंटू ए इज इक्वल ए इंटू IN इज इक्वल ए, ठीक है। चाहे आप IM में ए का मल्टीप्लाई कराओ या फिर ए में IN से मल्टीप्लाई कराओ, इसका वैल्यू ए ही आने वाला है। और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, ये है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और इसी से हमने आपको एक बारे में बता दिया है, उस चीज़ के बारे में बताया, किस चीज़ के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी प्रैक्टिकल बेस है, तो वो आप लोगों के एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है काफ़ी बार, और आप लोगों को उसको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो देखते जाओ, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या है, देखो इसमें जो लिख रहे हैं
वही चीज आपको बताई जाएगी प्रैक्टिकल फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस, ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स कैन बी अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स, ठीक है, वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अभी इसको एग्जांपल की फॉर्म में बता रहे हैं, अभी आपको ये सिर्फ थ्योरी फॉर्म में बताया गया है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई कराने के बाद में एक नल मैट्रिक्स मिल सकता है, ठीक है। और कब? वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स, यानी कि दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होगा, तब भी हम लोग को नल मैट्रिक्स मिल सकता है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 0 4 0 0, ठीक है, और बी हमारे पास कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे 1 है, कुछ और ले लो, हमारे 2 है। ये ए है, ये बी है, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या नल मैट्रिक्स आ रहा है। इनमें से क्या ए नल मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या बी नल मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स है? अगर वो हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी एकदम सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी फाइंड करते हैं, यहाँ पर नहीं, नीचे करते हैं, यहाँ पे ए बी फाइंड करो। देखो, इसकी पहली रो का मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम में, 0 का 2 में, 4 का 0 में, 0 का 2 में 0, 4 का 0 में 0 0 आ गया। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराओ, जब यहाँ दोनों 0 है तो इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आएगा, ठीक है। इधर आओ, सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, ये 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो गया। इसका सेकंड कॉलम में कराओ, इसका 0 में 0, सब 0, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया? ए बी आ गया एक नल मैट्रिक्स, जबकि ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं था, फिर भी हमारे पास ए बी क्या है? यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था हमको? बताना यही था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि प्रोडक्ट है, वो कैन बी द नल मैट्रिक्स, यानी कि वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, जबकि दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स हो अथवा ना हो, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी जो कि आपको सॉल्व करके बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं थे, फिर भी इनका जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो सकता है, और ये हो सकता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, कहीं भी आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपको, तो आप इसका जवाब दे सकोगे, ठीक है। और अभी आपको इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। इस लाइन को लिख लेना नोट करके, या फिर इसको इस एग्जाम्पल में नोट कर लेना, इससे आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा, है ना। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, हो गई है, 2 से 3 प्रॉपर्टी और बची, वो देख लो यार। अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? इफ, देखो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है ये, इफ ए इज एन M क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए हमारे पास एक M क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड O इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया था, अब नल मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा है, तो देख लो, ठीक है। तब क्या होगा? तब इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि अगर ए में किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। दूसरा है किसी नल मैट्रिक्स में अगर किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। लेकिन उस नल मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, और इस ए का इस नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं,
ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऑर्डर पर। ठीक है, देखो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो ओ है यानी कि जो नल मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होना चाहिए, वो हमारे पास n क्रॉस p ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ रो है इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। बाकी हम लोग को उसके नंबर ऑफ कॉलम से मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो, है ना। अगर हम ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी नल मैट्रिक्स में कराएंगे तो किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी m क्रॉस p, क्योंकि इसका ये n और n, ठीक है, ये तो हाइड हो जाएगा, बचे क्या m और p। तो जो नल मैट्रिक्स आएगी वो m और m क्रॉस p ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और ये आपसे बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है और बहुत अच्छे से आप इसको गलत कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने नंबर कटवा सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्डर बेस्ड है ना। भाई किसी को भी अगर सिंपल दे दिया जाए कि नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कराना है तो नल मैट्रिक्स ये आ रही है। मान लो ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हो, बस यहाँ पर ऑर्डर अलग अलग कर दिया जाए, तो किसको सही करोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब सही कर पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर m क्रॉस n ऑर्डर की होगी तो ये n क्रॉस p ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ रो है वो इसके नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए। जब ये दोनों सेम है तो जो नल मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को हाइड कर दो, यानी कि इसको और इसको हाइड कर दो, क्या बचा m और p बचा, तो m क्रॉस p ऑर्डर की नल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है कि हमारे पास हमको पता है ना कि m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स A है, तो ऐसा कौन सा नल मैट्रिक्स है जिसका इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं p क्रॉस m। ठीक है, क्योंकि हमको इसके नंबर ऑफ रो से मतलब नहीं है, हमको इसके नंबर ऑफ कॉलम से मतलब है। जो हमारा प्री मल्टीप्लायर होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम से मतलब है ना, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनको हाइड करने पे क्या बच रहा है, p और यहाँ बच रहा है n, यानी कि जो नल मैट्रिक्स आएगी वो p क्रॉस n ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था नल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक नल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है। ठीक है, उसका पहला केस ये है कि किसी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स में करा रहे हो तो किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी, और दूसरा कि अगर किसी नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, तो किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 की फॉर्म में आपको बताया गया है। होप आपको क्लियर होगा। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इससे कर सकते हो आराम से। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन इस पे डिपेंड आ सकते हैं, एक आइडेंटिटी वाले पे आ सकते हैं और इसके पहले जो जस्ट प्रॉपर्टी बताई है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, उस पर भी आ सकते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, इनसे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व करना अच्छे से। अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो देखो। वो हमारे पास है आखिरी तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, ठीक है, इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन द केस ऑफ, क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं ना अभी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ए बी, अगर ए बी 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी ए भी 0 होगा। ठीक है, कहने मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो देन इट डज नॉट नेसेसरी बी ए इज इक्वल 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए भी 0 है तो बी ए भी 0 हो, ये फिक्स नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको बता रही है और ये हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं इसको। ठीक है, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। ठीक,
और इस ए बी इज इक्वल 0 होगा, लेकिन बी उसमें 0 नहीं होगा। देखो एग्जांपल क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0, और यहाँ पर बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0। इस टाइप के दो मैट्रिक्स है। इसमें हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी ए फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर बी ए निकालेंगे, ठीक है। करो, देखो ए बी निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आगे करो, दोनों 0 है, यहाँ 0 ही आने वाला है। इधर आओ, जब इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कराओगे, ये दोनों 0 है तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कराओ, ये दोनों 0 है तो यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी जो क्या है, ए बी यहाँ पर क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, जो कि आया है बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने पर अगर ए बी 0 आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि बी ए भी 0। तो बी ए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बी ए 0 आ रहा है। इट डज नॉट नेसेसरी कि बी ए भी 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, बी को आगे रखेंगे। बी हमारे पास क्या है, ये है, और ए क्या है, ए है ये, ठीक है। कराओ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। इसका इसमें कराओ, 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। इधर आओ, 0 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें कराओ जब, तो 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, ये भी 0 हो गया। बट क्या ये एक नल मैट्रिक्स है? क्या बी ए एक नल मैट्रिक्स है? इसका मतलब है नहीं, बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी बतानी थी। क्या बताना था इसमें ये बताना था कि अगर ए बी 0 है देन ये नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी 0 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है और ये इसी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा आपसे। अगर कहीं पे भी पूछा जाता है तो यहाँ पर इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आपको पता है कि क्या देना है, नो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कह दे कि इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल 0 देन बी इज इक्वल 0, तो आपको आंसर क्या देना, नहीं, कि ये नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी 0 होगा। और इसका एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर ए बी का वैल्यू तो 0 आ रहा है, यानी कि नल मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन बी ए का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड थी, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, जिसको ये पढ़नी उसी के लिए लेक्चर है, जिसको ये नहीं पढ़ेंगे जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो इस लेक्चर को ना देखें, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है इसको वही देखें, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे। लास्ट तो नहीं है, प्रॉपर्टी और भी है, लेकिन आपके लिए ये लास्ट है जो कि आपके काम आ सकती है ना। और बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, क्या है देख लो जरा। तो यहाँ पर हमने अभी तक 7 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। लास्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या है कि इफ आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आई हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका वैल्यू 1 हो, देन आई इज इक्वल होगा आई स्क्वायर के, और यही होगा आई क्यूब के, यही होगा आई 4 के, आई की पावर 4 के, और यही इक्वल होगा आई की पावर n के, ठीक है। यानी कि अगर एक आई हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है, देन आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 सब इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। और अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आई है। अगर आई स्क्वायर निकालोगे तो उसका वैल्यू भी यही आएगा, आई क्यूब निकालोगे उसका वैल्यू भी यही आएगा, ठीक है। इसको आप करके देख सकते हो, यही इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इससे, ठीक है। आई इज इक्वल आई की पावर 4, आई की पावर 3, आई की पावर 4, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 8 प्रॉपर्टी के बारे में जाना, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी के बारे में जाना, 8। उसका रिवीजन हम कर देते हैं एक बार, ठीक है। बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्या था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, लेकिन उसमें ऑर्डर उसके आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव होती है ए बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी सी,
इस तरीके से बताया। तीसरी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स, ये थर्ड थी। उसके बाद हमने चौथी प्रॉपर्टी आपको बताई क्या, वो थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चार हो गई थी। उसके बाद पांचवी क्या थी, पांचवी प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो क्या थी, वो थी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, दो उसमें क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, है ना, यानी कि दो मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है उनका मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी शायद या 6 थी, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, ठीक है। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी क्या थी, 6 नंबर पे वो हमने पढ़ी है नल मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिससे हम किसी भी नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स बनेगी, इसके बारे में बताया। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 7 में बताया कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाता है और वो एक नल मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कराने पर भी नल मैट्रिक्स है। मतलब अगर ए बी का मल्टीप्लाई कराने पर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि बी ए का मल्टीप्लाई कराने पर भी एक नल मैट्रिक्स आए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। और प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है कि अगर आई एक यूनिट मैट्रिक्स है देन आई इज इक्वल आई स्क्वायर, आई की पावर 3, आई की पावर 4, ये सब इक्वल होंगे आई की पावर n तक, ठीक है। तो हमारी ये 8 प्रॉपर्टी थी जो आपको आज के इस लेक्चर में बताई गई है ना। और इसके बाद ये आपके लिए गिफ्ट आइटम था, इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपको इस लेक्चर को आपने देखा है तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको अपनी बुक छाननी है उसमें देखना है कितने क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपको मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे पिछले लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए हैं, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए गए थे। तो उन 25 क्वेश्चन में से आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराए गए, भले उसमें टाइम ज़्यादा लगा लेकिन हर एक क्वेश्चन को समझाया गया, मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो भी आपको करके दिखाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या इसके क्वेश्चन चाहिए। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ठीक। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब इसमें आपको जहाँ पर भी डाउट हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हो सकता है कमेंट में ही आपको बता दिया इसका सोल्यूशन क्या होगा, कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको एक लेक्चर की फॉर्म में बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो किस पर बेस्ड होने वाला है, वो हमारा होने वाला है क्या, वो होने वाला है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो अगला लेक्चर है वो हमारा बेस्ड होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। ट्रांसपोज एक बहुत छोटी चीज है भी और नहीं भी है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा सा है, मतलब क्या है कि आप 2 मिनट में समझ जाओगे, इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी दोनों ही एक लेक्चर में बता देंगे, जिससे क्या होगा 10 से 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आप ट्रांसपोज के बारे में भी जान जाओगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान जाओगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा किसके ऊपर होने वाला है, ट्रांसपोज के ऊपर होने वाला है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये मैट्रिक्स में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ट्रांसपोज पर बेस्ड आगे 2 मैट्रिक्स भी आएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स, तो इसके बारे में जानना है तो पहले इसको जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप अपना आज के लेक्चर ये पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।